हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मेन जो बेस है, फाउंडेशन है आपकी, वो है अकाउंटिंग। ठीक है, और अकाउंटिंग का नाम भी उसने सोच समझ के रखा है, फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग की बुनियाद या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की बुनियाद। तो नाम हमारा PRC 1 और टॉप चैप बुक का नाम है, यानी सब्जेक्ट का नाम है फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग। ठीक होगी बात। इसके लिए कुछ हमें बेसिक चीजें, मतलब अकाउंटिंग की लैंग्वेज पहले सीखनी है, फिर उसके बाद हम अकाउंटिंग को पढ़ने के काबिल हो गए। तो अकाउंटिंग की लैंग्वेज कितने दिनों तक सीखेंगे ये डिपेंड करता है आप पे। आप जल्दी सीख गए तो जल्दी अकाउंटिंग का सब्जेक्ट स्टार्ट कर देंगे, तो आपको अभी अकाउंटिंग की बुक लेकर आने की जरूरत नहीं है। आप अकाउंटिंग की बुक घर में संभाल के रखना कि जब मैं आपको कोई पेज पढ़ने के लिए कह दूं तो जाकर वहां से पढ़ ले। तो 2 हफ्ते या 3 हफ्ते के लिए अकाउंटिंग की बुक की हमें जरूरत नहीं है। जो मैं आपको रजिस्टर पे नोट करवाऊंगा वो आपने याद करके आना है। और यहाँ पर अब पहले तो बोर्ड पे लिखवाया जाता था, तो मैं फिर कोशिश करूंगा कि आपको ये स्क्रीन पे ही लिखवाया करूं, तो यहाँ पर आपको लिखने की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आपसे लिखवाया जाएगा। जो मैं पढ़ाऊंगा डेली बेस पे, सबसे पहले कुछ टाइम आपको आपसे वो प्रैक्टिस करवाई जाएगी, फिर आगे बढ़े। ठीक है। कोई एक बात भी आपको ना समझ लगे तो आपने पूछनी जरूर है। किसी बात का अगर मतलब मैं ना समझा पाऊं तो आपने जरूर पूछना है। या थोड़ी देर के लिए बंदा मेंटली तौर पर ऑफ हो जाता है, कहीं इधर उधर चला जाता है, तो फिर भी आपने पूछ लेना है, तो हम उसको एक्सप्लेन करके आगे जाएंगे। बाकी मैं किसी सब्जेक्ट में आपको कुछ नहीं कहूंगा कि ये करो ये करो, लेकिन अकाउंटिंग में जरूर। और QM के अंदर, मतलब जो मैथ के अंदर, फाइनेंस, ये 2 चीजें आप लोगों की लॉन्ग लाइफ चीजें हैं, तो आने वाली जिंदगी में भी आपको काम आए। तो फाइनेंस, फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग के अंदर हमने क्या सीखना है? सबसे पहले आपको एक लफ्ज है एंटिटी, इसका मतलब पता होना चाहिए। एंटिटी, एंटिटी का जो दूसरा नाम है, आप इसे ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हो। ऑर्गेनाइजेशन, एंटिटी, लफ्ज जो ओरिजिनल है ना वो एंटिटी है। जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, उस चीज को देखकर उसका नाम ऑर्गेनाइजेशन रख दिया, एंटिटी का नाम। क्योंकि एंटिटी की डेफिनेशन मतलब क्या है? एनी लीगल एक्टिविटी, एनी लीगल एक्टिविटी which is organized for some purpose, which is organized for some purpose। अब आपको पता चला इसको ऑर्गेनाइजेशन क्यों कहते हैं। पहली बात देखिए, इसके अंदर है क्या? लीगल एक्टिविटी। इसका मतलब है सारी गैर कानूनी काम बिजनेस नहीं हो सकते, ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो सकता। ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए वो एक्टिविटी क्या होनी चाहिए? एक्टिविटी का मतलब तो पता ना, काम, वो जो एक्टिविटी कर रहा है बंदा, लीगल होनी चाहिए। विच इज ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड हो, और फॉर सम पर्पस, उसको हम ऑर्गेनाइजेशन या एंटिटी बोलेंगे। एक बंदा चर्च बेचता है, क्या चर्च बेचने वाला अपने बिजनेस का नाम रख सकता है? कभी आप, जैसे आपने बड़े बड़े बिजनेस के नाम सुने होंगे, तो क्या किसी चर्च बेचने वाले का बिजनेस का नाम सुना होगा? हालांकि बिजनेस तो ये चल रहा है ना, बल्कि बाकियों से ज्यादा बेस्ट है। तो ये पाकिस्तान में ना, ये एक बड़ी बुरी बात है कि पाकिस्तान में ऐसे लोगों पर जुल्म करते हैं जो चर्च बेचते हैं। हालांकि उनको लीगल कहना चाहिए, उनको कहेंगे भाई आप भी अपना एक दुकान खोलो, वहां पर बैठो, चर्च बेचो, ऊपर बोर्ड लगाओ, सब कुछ करो। इससे ये जो चर्च का नशा है, शराब का नशा है, ये कम हो जाएगा। ज्यादा नहीं होगा, कम हो जाएगा। उसकी वजह क्या है? अब छुप छुप के लोग करते हैं,
90% लोगों को पता ही नहीं है कि यार ये चर्च का बिजनेस करता है। जब वो सरेआम करेंगे ना तो वो हर बंदा इस तरह से खुल के नहीं कर पाएगा। दूसरा सबसे बड़ा, गवर्नमेंट को क्या फायदा होगा? गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा। अभी तो सारे अच्छे लोग टैक्स दे रहे हैं ना, ये जो बुरे लोग हैं पैसा भी ज्यादा कमाते हैं और टैक्स भी नहीं देते। तो बाकी तो ये ना होना कि आपने शुरू कर देना अपनी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी बनाने की, एक जनरल बात की है। सर बैंक भी सूद खाते हैं, वो भी बिजनेस। बैंक किसने कहा सूद खाता है? नहीं है नहीं, मैंने, मुझे तो पता नहीं है ना, मैंने इसलिए पूछा। इसके ऊपर हम बात करेंगे बाद में, जरूर करेंगे। हमारा पूरा टॉपिक ही इसके ऊपर है, पूरा टॉपिक, मतलब हमारे 2-3 लेक्चर ना इसके ऊपर ही है। इंटरेस्ट है या नहीं है उसके ऊपर जरूर बात करेंगे, इंटरेस्ट है क्या असल में उसके ऊपर भी बात करेंगे। हराम और लीगल, हराम हलाल सब के ऊपर बात होगी जब हम फाइनेंस पढ़ेंगे। पूरा चैप्टर है हमारा, हराम क्या है, हलाल क्या है, इंटरेस्ट एक्चुअल में किसे कहते हैं, मौलवी किसको इंटरेस्ट का नाम देते हैं, ये सब कुछ हमने पढ़ना है, उसकी टेंशन नहीं लेनी। इस्लामिक बैंकिंग में क्या सिस्टम है, ये सारा हमारे सिलेबस में है, लेकिन वो अकाउंटिंग के अंदर नहीं है, वो क्यूएम सब्जेक्ट के अंदर, मैथ के अंदर पढ़ेंगे। क्योंकि मैं इसलिए, क्योंकि वो उसके ऊपर पूरा हमारा लेक्चर लग जाएगा। क्योंकि अभी हम बात करेंगे, 2-4 लोग और पार्टिसिपेट करेंगे तो डिबेट जरूर करेंगे, उस पर करनी भी चाहिए, लेकिन बाद में। तो मेरे भाई सबसे पहले लीगल एक्टिविटी, ऑर्गेनाइज्ड पर्पस, उसको हम बोलते हैं ये है ऑर्गेनाइजेशन। कैप्स कॉलेज क्या ये एक ऑर्गेनाइजेशन है या नहीं? यस। लीगल एक्टिविटी भी है, यस। ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज का मतलब क्या होता है कि उनके लोग होंगे जी, इस बंदे ने फलां काम करना है, जैसे मैंने टीचिंग करनी है, कोई बंदा मैनेजमेंट के अंदर बैठा हुआ है, कोई गार्ड बैठा हुआ है, दैट इज ऑर्गेनाइज। पर्पस क्या है? एजुकेशन की सर्विस देना। तो हर वो चीज जो लीगल एक्टिविटी हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, मतलब उसका कोई स्ट्रक्चर हो और कोई पर्पस हो, उसे हम बोलते हैं एंटिटी या ऑर्गेनाइजेशन। एंटिटी या ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। पंजाब यूनिवर्सिटी क्या ऑर्गेनाइजेशन है या नहीं? यस। ऑर्गेनाइजेशन है। यहां पर बाहर एक फ्राइज वाला खड़ा होता है, क्या ये ऑर्गेनाइजेशन है या नहीं? यस। ये भी ऑर्गेनाइजेशन है। लीगल, यस। ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज से मुराद है कि उसका भी एक छोटा सा स्ट्रक्चर होगा कोई ना कोई, कि उसने भी कहीं एक जगह पर अपने वो फ्राइज काट के रखे होंगे, एक कढ़ाई रखी होगी, कुछ ना कुछ छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन उसने की होगी। तो हर काम ही ऑर्गेनाइजेशन होता है, बट लीगल हो, पर्पस तो होता ही होता है, क्योंकि काम होता ही तब है कि कोई ना कोई पर्पस। ओके होगी बात। अब ऑर्गेनाइजेशन या एंटिटी 2 टाइप की होती है, बेसिक 2 टाइप, वैसे तो और भी ज्यादा है, बेसिक 2 टाइप की होती है। एक को बोलते हैं एंटिटी या ऑर्गेनाइजेशन, 2 टाइप की होती है। एक को बोलते हैं ट्रेडिंग एंटिटी, क्या बोलते हैं? ट्रेडिंग एंटिटी। एक को बोलते हैं नॉन ट्रेडिंग एंटिटी। ट्रेडिंग एंटिटी या नॉन ट्रेडिंग एंटिटी। ट्रेडिंग एंटिटी को बिजनेस भी बोलते हैं। ट्रेडिंग एंटिटी का दूसरा नाम क्या है? बिजनेस। और नॉन ट्रेडिंग एंटिटी के तो कई नाम हैं, इसको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, कैसे? हाँ जी, कह सकते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं। इसके नाम तो आप जितने मर्जी ले, इसको ट्रस्ट भी बोला जाता है। ट्रस्ट का पता है ना, ये अक्सर ना हॉस्पिटल का नाम ट्रस्ट के नाम से रख दिया जाता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है वो भी। इसको एनजीओ के नाम से भी बोला जाता है, नॉन गवर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ। अब ट्रेडिंग एंटिटी क्या होती है और नॉन ट्रेडिंग एंटिटी क्या होती है? ट्रेडिंग का मतलब होता है तिजारत करना। ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? तिजारत करना, और तिजारत की जाती है प्रॉफिट के मकसद के लिए।
तिजारत क्यों की जाती है? प्रॉफिट कमाने के लिए। नॉन ट्रेडिंग एंटिटी मतलब तिजारत नहीं कर रहा, लोगों की भलाई के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है। अब आपने देखे जो ट्रस्ट होंगे ना, वहां पर जो चीजें चार्जेस होंगे ना बहुत कम होंगे, मिनिमम से मिनिमम होंगे। यहां पर एक इदारा है, बल्कि शेख ज़ायद हॉस्पिटल के बारे में सब जानते होंगे, वहां पर अगर आप आज भी चले जाएं, इतनी महंगाई के दौरान भी अगर आप वो अपना चेकअप करवाने जाते हैं तो वो एक फी चार्ज करते हैं, वो तकरीबन कोई 100, 50 या 150। वो जो एक बेसिक चेकअप के लिए होती है ना, वो 100-150 होती है। यहाँ पर एक मंसूरा हॉस्पिटल है, अगर वहां पर आप चले जाए, वो 100 रुपए की वो लेते हैं, वो जो पर्ची बनाकर देते हैं डॉक्टर चेकअप की इनिशियल, वो 100 रुपए में करते हैं। मतलब ये वो इदारे हैं जो जिनका मकसद प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, बल्कि लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम कर, जो चैरिटेबल पर्पस के लिए काम कर रहे होते हैं। आपको कितने नॉन प्रॉफिट, पहले तो इसका देखते हैं ना, ट्रेडिंग एंटिटी। ट्रेडिंग एंटिटी क्या होता है? ये जब लफ्ज एंटिटी लिखा हुआ है, इसका मतलब होगा तो लीगल ही, क्योंकि एंटिटी का मतलब क्या है? लीगल एक्टिविटी। तो है तो ये लीगल। इसका मकसद क्या है? टू अर्न प्रॉफिट। ट्रेडिंग एंटिटी का मोटिव क्या है? प्रॉफिट अर्न करना। और नॉन ट्रेडिंग एंटिटी का पर्पस प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, बल्कि सोशल वेलफेयर के लिए। सोशल वेलफेयर के लिए। ठीक होगी बात? अब आप 2-4 एग्जांपल दें जो आप जानते हो, बिजनेस का नाम बताएं ट्रेडिंग एंटिटी का, और कुछ लोग बताएंगे नॉन ट्रेडिंग एंटिटी का। आप बताएं कोई ट्रेडिंग एंटिटी की एग्जांपल दें जो आप एग्जिस्ट करते हो, लोग भी जानते हो। पेप्सी की कंपनी होगी, और नेस्ले हो गया। हाँ जी, आप कोई नॉन ट्रेडिंग एंटिटी की एग्जांपल दें। हाँ जी, आप बता दें। गुलाब देवी हॉस्पिटल, शौकत खानम का नाम ले लें, शौकत खानम। ये जो आई कैप है, ये भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जी। ऐसा हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, लेकिन उसका मोटिव क्या है? मेन मोटिव है, मकसद। उसने बिजनेस कर क्यों रहा है? क्या लोगों की भलाई के लिए कर रहा है, या अपने प्रॉफिट, अपना बिजनेस कर रहा है? हाँ, लोगों की भलाई तो अब वो तो नहीं कहेगा ना कि मैं, मेन क्या है? इंटेंशन। जैसे कैश इंस्टीट्यूट है, हाँ, उसमें हम लोगों को एजुकेशन मिल रही है, पर अगर किसी ईयर में उसको लॉस हो जाता है, प्रॉफिट तो नहीं हुआ। प्रॉफिट का मकसद पॉजिटिव भी है और प्रॉफिट नेगेटिव भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। बिजनेस के अंदर रिस्क तो है लॉस का भी, और मोटिव क्या है? मेन मोटिव है प्रॉफिट अर्न करना। देखिए, नॉन ट्रेडिंग एंटिटी में प्रॉफिट भी हो रहे होते हैं, लॉस भी हो रहे होते हैं, प्रॉफिट भी हो रहे होते हैं, लॉस भी हो रहे होते हैं, लेकिन उनका मोटिव क्या है? लोगों की वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं। और वो मोस्टली किस पे चल रहे होते हैं? डोनेशन पे। उनका काम क्या होता है? डोनेशन इकट्ठी करके, चंदे इकट्ठे करके काम चलाना। क्या कैप्स कॉलेज तो चंदा नहीं लेगा ना? और अगर वो, नो डाउट, वो ये जो आप लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे, आपका भला तो होगा ही होगा, लेकिन कैप्स कहेगा इनका भला हो ना हो, हमें रेवेन्यू जरूर होना चाहिए। नो डाउट, आपका भला भी हो रहा है, को रेवेन्यू भी मिल रहा है, तो जैसी बात है, बिजनेस के अंदर दोनों का भला जरूर होता है, मालिक का भी और वो जो सप्लायर होता है उसका भी। तो अगर एक एंटिटी है, हाँ, और उसमें कोई इलीगल काम हो रहा है, हर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में इलीगल काम हो रहे होते हैं, हाँ। तो उनको भी एंटिटी अब देखें, इलीगल काम कह कर नहीं हो रहे होते, छुपा के हो रहे होते। आप इलीगल काम को रजिस्टर नहीं कर सकते, अपनी बुक्स के अंदर नहीं लिख सकते। जैसे हम अभी सारा रिकॉर्ड अकाउंटिंग का, कल के हमने थोड़ा सा डिस्कशन की थी, अकाउंटिंग क्या होता है? रिकॉर्ड लिखना। तो हम कोई भी इलीगल, हम ये नहीं लिख सकते, सपोज दैट आपसे गवर्नमेंट ने कहा बताओ आपकी इनकम कितनी हुई है, हमने टैक्स लेना है। आपने कहा अच्छा मैंने 2 लाख रुपए की चोरी की थी, 6 लाख की रिश्वत ली थी, इतनी मेरी सैलरी है,
इतना मैंने ये चीज बेच के मुझे प्रॉफिट हुआ था, तो क्या आप सब कुछ लिखोगे या सिर्फ अपनी लीगल इनकम लिखोगे? तो हम अपनी सिर्फ लीगल इनकम दिखाते हैं। तो रिकॉर्ड हमेशा लीगल इनकम का होता है। इलीगल इनकम का अगर रिकॉर्ड कोई रखता भी नहीं है, जिसे ब्लैक मनी कहते हैं। तो मेन क्या है? ऑर्गेनाइजेशन सेटअप। कोई भी बंदा किसी इलीगल एक्टिविटी का सेटअप रजिस्टर नहीं करवा सकता कि भाई ये मेरा सेटअप है, मैं एक बिजनेस हूं। वो सिर्फ किसका होगा? लीगल एक्टिविटी के। जैसे सपोज दैट कोई बंदा ऐसा कोई काम करना चाहता है जो इलीगल है, और वो चला जाता है रजिस्टर्ड करवाने कि मेरा बिजनेस रजिस्टर्ड कर दो, मेरा नाम रजिस्टर्ड कर दो, तो वो कहेंगे भाई ये अलाउ ही नहीं है, ये काम करना ही अलाउ नहीं। कर तो रहे होते हैं लोग, लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं करवाते। वो तो फिर चोरी छपे कर रहे होते। ठीक होगी बात? तो ट्रेडिंग एंटिटी की कुछ लोगों ने एग्जांपल दी। हमारा जो आई कैप का इदारा है, ये भी नॉन ट्रेडिंग एंटिटी है। बहुत बड़े बड़े इदारे, इवन के शेख ज़ैद हॉस्पिटल, पंजाब यूनिवर्सिटी, ये सारे के सारे नॉन ट्रेडिंग एंटिटीज हैं। ये जो प्राइवेट इदारे होते हैं ना, ये ट्रेडिंग एंटिटीज होते हैं। जो प्राइवेट इदारे होते हैं, उनका मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। उसके बाद ये जो पहली बात तो ये है कि ये हमारे सिलेबस में नहीं है पीआरसी के अंदर। बस पता होना चाहिए थोड़ा बहुत, सिलेबस में नहीं है इसकी अकाउंटिंग। अकाउंटिंग है ट्रेडिंग एंटिटी की, जिसको आप बिजनेस भी कहते हो। गवर्नमेंट के सारे नॉन ट्रेडिंग होते हैं। हाँ जी, बिजनेस या ट्रेडिंग एंटिटी। हम देखते हैं मोड्स ऑफ बिजनेस नॉर्मल क्या होते हैं। मोड्स ऑफ बिजनेस, जी मोड्स ऑफ बिजनेस का मतलब बिजनेस कितने तरीकों से किया जाता है। नंबर 1, सोल ट्रेडर। एक बंदा अपना बिजनेस कर रहा है, मालिक भी वही है, नौकर भी वही है, सब कुछ वही है। मतलब बिजनेस वो अपने नाम के साथ रजिस्टर्ड करवा सकता है, तो उसे बोलेंगे सोल ट्रेडर। एक बिजनेस होता है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या चीज है? दो या दो से ज्यादा लोग मिलके अगर काम कर बिजनेस कर रहे हैं, दो या दो से ज्यादा लोग मिलके अगर बिजनेस कर रहे हैं, तो उसे क्या बोला जाता है? पार्टनरशिप। बट 20 से ज्यादा पार्टनर अलाउ नहीं है। मैक्सिमम कितने पार्टनर अलाउ है? 20। उससे ज्यादा अगर पार्टनर हो जाएंगे तो वो गवर्नमेंट खुद उन्हें कह देगी कि भाई आप पार्टनरशिप खत्म करो, इसको कंपनी रजिस्टर्ड करवाओ। और बैंकिंग कंपनी के केस में यह तादाद 10 की है। मतलब 10 लोग मिलके बैंक बना सकते हैं पार्टनरशिप के तौर पर, लेकिन 10 से ज्यादा बनाएंगे तो वो क्या कहा जाएगा? भाई पार्टनरशिप खत्म करो, इसको कंपनी बनाओ। ये अदर केस है। बैंकिंग के केस में 10 लोग तक पार्टनरशिप हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। एक लॉयर्स एसोसिएशन है, और सीए फर्म्स, इनके ऊपर पार्टनरशिप की नो लिमिट। मतलब अगर आप कल को सीए कर जाते हो, आप सारे क्लास फेलो मिलके अपनी एक फर्म बनाना चाहते हो, तो आपकी तादाद 20 हो जाए, 50 हो जाए, 100 हो जाए, आप पार्टनरशिप रख सकते हो। आप पर कोई नंबर ऑफ पार्टनर की लिमिट नहीं है ना। जो लॉयर्स लोग होते हैं वो अपनी एसोसिएशन अगर बनाना चाहते हैं, वो अपनी एक एसोसिएशन भी बना सकते हैं, जितने मर्जी पार्टनर रख सकते हैं। लॉयर एसोसिएशन और सीए फर्म पर कोई लिमिट नहीं। बैंकिंग कंपनी में 10 की लिमिट है, और बाकी सारे केसेस में 20 की लिमिट। इसमें लिमिटेशन क्यों है? किसमें? ये अदर्स और बैंक कंपनी है। अच्छा, मैं बाद में ना कंपनी के ऊपर ना ज्यादा
कि जो लॉ है ना वो इंप्लीमेंट होता है, लॉ में उसके अंदर प्रॉपर एक कानून बने हुए हैं कंपनियों के, ये काम सबने ऐसे ऐसे करना है। पार्टनरशिप में कानून थोड़े वीक है। अब 20 लोग अगर काम कर रहे हैं ना तो शायद थोड़ा मैनेज करना आसान होता है, अगर 200 बंदा करे तो आए दिन लड़ाई झगड़ा रहेगा, फिर ये लोगों के लिए भी, बिजनेसमैन लोगों के लिए भी मसला रहेगा कि कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कानून ही नहीं है। कानून है लेकिन वीक है। जो कंपनी का कानून है ना वो बहुत स्ट्रांग है, तो इसलिए फिर वो क्या कह देते हैं कि मैक्सिमम 20 बंदों तक लिमिट है, उससे ज्यादा अगर आप करोगे ना तो आप चाहे वो इकट्ठे काम करो लेकिन वो पार्टनरशिप खत्म करो, वो क्या बनाओ फिर, कंपनी। फर्म कंपनी नहीं होती, फर्म कंपनी नहीं होती, वो पार्टनरशिप होती। बट आप एक बात अभी ये बताने लगा हूं, एक बंदा एक ही अकेला काम कर रहा है, वो चाहे तो अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवा ले या अपने नाम से बिजनेस रजिस्टर करवा ले, उस पर कोई कानून नहीं है। वो कंपनी तो बना सकता है, ना बनाना चाहे तो भी ठीक है। 20 पार्टनर कंपनी तो बना सकते हैं, कंपनी तो एक बंदा भी बना सकता है, 2 बंदे भी बना सकते हैं, बट 20 से ज्यादा पार्टनरशिप नहीं हो सकती। सर शेयर्स खरीदते हैं हम, जी। वो उस केस में पार्टनर्स बन जाते हैं नहीं? नहीं, वो हम शेयर होल्डर बनते हैं, वो मालिक बनते हैं। शेयर होल्डर, शेयर खरीदते हो, हिस्सा खरीदते हो, ठीक होगी बात। तो मेरे भाई पार्टनरशिप आप कंपनी तो एक बंदा भी रजिस्टर करवा सकता है, 2 3 4 5 जितने मर्जी बंदे रजिस्टर करवा सकते हैं। हाँ, एक बंदा चाहे तो वो कंपनी ना रजिस्टर करे। एक होता है सिंगल मेंबर कंपनी, वो सेल ट्रेडर ही तो होता है, 2 4 6 कर सकते हैं कंपनी, लेकिन 20 से ज्यादा पार्टनरशिप नहीं चल सकती, 10 से ज्यादा बैंक नहीं चल सकता, और सीए फॉर्म के ऊपर कोई सीए फॉर्म वाले चाहे वो कंपनी बनाना चाहे तो बना सकते हैं, लेकिन पार्टनरशिप भी वो रख सकते हैं। तो कंपनी बनती कैसे है? सिंपल, आप जाएं, एक इदारा है जिसका नाम है SECP, ये पाकिस्तान का इदारा है जिसका नाम क्या है, SECP। यहां जाएं, आप उन्हें कहें अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दे, वो आपकी कंपनी रजिस्टर्ड कर देगा। SEP स्टैंड फॉर क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ये नाम वैसे आपके फिंगर टिप्स पे आ जाएंगे बाद में। रजिस्टर करवाने का फायदा क्या होता है? स्टॉक एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। जो पार्टनरशिप होती है वो रजिस्टर्ड नहीं होती। हो सकती है, करवाना चाहो तो आपकी विल पे है। पार्टनरशिप रजिस्टर करवाओ तो ठीक है, नहीं करवाओ तो कोई मसला नहीं। मेन डिफरेंस देखिए, कंपनी तो कंफर्म रजिस्टर करवानी करवानी, ये बगैर रजिस्ट्रेशन के नहीं चल सकते, और जब रजिस्टर्ड हो जाएगी तो कंपनी को सारे कानून फॉलो करने पड़ेंगे। अब होगा क्या, एक बंदा अगर मैं हूं, मैं बिजनेस करना चाहता हूं, मैं कोशिश करूंगा कंपनी के साथ बिजनेस करूं, सोल ट्रेडर या पार्टनर वाले के साथ ना करूं, क्योंकि कंपनी के कानून बने हुए हैं। कल को मुझे कोई मसला होगा, कानून मेरी हेल्प करेगा। पार्टनर के साथ कोई मसला होगा तो मुझे जलील होना पड़ेगा। तो लोग जब कंपनी रजिस्टर्ड करवा लेते हैं तो उनके साथ लोग खुल के बिजनेस करते हैं। अब हमारा अगर आप देखो, कल को आपने किसी ने कोई काम करना है, किसी ने कोई काम करना है, सबसे पहले सपोज दैट आपने टैक्स का काम शुरू कर दिया कि मैंने टैक्स की सर्विस देनी है, उस वक्त तक आपसे कोई काम ही नहीं करवाएगा जब तक कि आप अपनी एक टैक्स की कंपनी रजिस्टर नहीं करवाओगे। जैसे ही आप कंपनी रजिस्टर करवाओगे आपको काम मिलना शुरू होगा। उसकी वजह क्या होता है कि कल को अगर आप कोई मसला क्रिएट करते हो ना तो कंपनी का कानून आपको पकड़ सकता है। पार्टनरशिप और सोल ट्रेडर में ना कानून वीक है। बंदा इस फ्रॉड के सबसे ज्यादा चांसेस पार्टनरशिप में होते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि फलां पार्टनर ने धोखा दे दिया, अच्छा खासा बिजनेस था, एक पार्टनर ने धोखा दे दिया। तो कंपनी में धोखे नहीं होते, अगर धोखे होते हैं तो वो एक कानून बहुत बड़े लेवल पे जाके होते हैं। तो पार्टनरशिप में और सोल ट्रेडर में बहुत धोखा हो जाता, तो इसलिए लोग रजिस्टर्ड करवाते हैं। और उस कानून का नाम क्या है, किसी को पता है? कंपनी के कानून का नाम क्या है? कंपनी एक्ट 2017, ये नाम है लॉ का, कंपनी एक्ट 2017। एक पुराना कानून होता था, वो खत्म हो गया,
वो होता था कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984। कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 ये पाकिस्तान में चलता रहा है, लेकिन 2017 के बाद ये कानून अब खत्म हो गया। अब कंपनी का एक्ट है 2017, उसके अंदर पूरा कानून लिखा हुआ है, कंपनियों के साथ डील कैसे होता है, सारा कुछ लिखा हुआ है। और हमारा जो एक ये भी काम है कि बिजनेस को अपनी लॉ की, जो मैंने कहा था ना कि हम लॉ की सर्विस भी दे सकते हैं, हम पूरा कंपनी एक्ट 2017 पढ़ के जाते हैं। कुछ आप लोग कैफ के अंदर पढ़ोगे, बाकी आप सी फैप के अंदर सारा पढ़ो। तो पूरा कंपनी एक्ट हम पढ़ के जाते हैं, हमें तमाम बातों का पता होता है कि कंपनियों में क्या मसले हो सकते हैं और उनका लीगल सोल्यूशन क्या। सोल ट्रेडर देखें, थोड़ा सा फर्क समझे। आपने एक दुकान बना ली है, जनरल स्टोर बना लिया, आप सोल ट्रेडर हो, बट कंपनी अभी नहीं हो। आप चले जाते हो एससीसीपी के पास कि मैं अपना बिजनेस रजिस्टर करवाना चाहता हूं, रजिस्टर करवा दिया तो अब आप सिंगल मेंबर कंपनी बन गए। रजिस्टर्ड करवाओगे तो कंपनी बनोगे, रजिस्टर्ड नहीं करवाओगे तो कंपनी नहीं बनोगे। अब क्या रजिस्टर्ड करवाना जरूरी है या नहीं, ये आपकी मर्जी है। पार्टनरशिप रजिस्टर्ड करवाना जरूरी है या नहीं, आपकी मर्जी है। कंपनी रजिस्टर्ड करवाना कंपलसरी है। कंपनी बगैर रजिस्टर्ड हुए कंपनी नहीं कह सकते आप। ओके की बात। चलें जी, ये तो हो गया, हमने क्या सीखा, मोड्स ऑफ बिजनेस। कितने तरह के बिजनेस हो सकते हैं, 3 तरह के, सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप। अच्छा, मुझे लगता है सबने फीस दिया या कोई ऐसा बंदा जिसने फीस ना दी हो, तो फिर सारे सवाल पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 2-4 लोग सवाल, अब सवाल खुल के पूछा करें। अकाउंटिंग में पूछना था आपसे, जो चेंज हुआ है लॉ जी, तो 2017 में नया आया है, हाँ जी, हम ये वाला पढ़ेंगे, हाँ, तो अगर फिर चेंज हो गया तो फिर वो वाला पढ़ेंगे। चेंज करना था। हमने तो जो चार्टर्ड अकाउंट होता है ना, वो अपडेटेड लोग होता है। और ये सीए क्यों सर्वाइव कर रहा है पाकिस्तान के अंदर, देखिए एमबीबीएस भी सर्वाइव नहीं कर पाया, ये आप लोगों को भी पता है। इंजीनियरिंग का तो बहुत ही बड़ा गर्क हो गया। आईटी सर्विस भी अब बहुत नीचे चली जाएगी दोबारा, क्योंकि आईटी सर्विस एक दफा बढ़ गई है, दोबारा लोग आईटी में आना शुरू हो गया, तो ये भी खराब। सीए स्टिल अभी तक सर्वाइव कर रहा है पाकिस्तान के अंदर, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में पाकिस्तान का सीए माना जाता है। उसकी वजह क्या है, पाकिस्तान पूरी दुनिया से 2 कदम आगे चलता है सीए में, पूरी दुनिया से। अभी स्टैंडर्ड आता नहीं है, अभी सिर्फ जैसे अब देखें कोई भी चीज आती है ना, एक नया 2 स्टैंडर्ड आए, S1 S2, 2 स्टैंडर्ड नए आए। ये कब से एप्लीकेबल होने हैं, 30 जून 2026 से ये एप्लीकेबल होने स्टार्ट हुए हैं। और लॉ ने कहा है पूरी दुनिया के अंदर कि जून 28 तक सब कंपनियों के ऊपर लागू हो जाएंगे ये कानून। और हमारे सीए के अंदर ना बच्चों ने इसका एग्जाम भी दे चुके हैं। मतलब पिछली दफा जो मैंने FR2 में बच्चों को पढ़ाया, वो पेपर दे चुके हैं जिनका भी रिजल्ट आना है, और एप्लीकेबल कब है, जून में, और वो मार्च में पेपर दे चुके हैं इसका। मतलब आई कैप ने उनको 6 महीने पहले ही तैयार करना शुरू कर दिया है कि भाई मार्केट में जाएं, जो चीज नई आई है उससे पहले ये फेमिलियर हो। तो आई कैप एक कदम एडवांस चल रहा है, वरना इसका भी आईकॉम बीकॉम वाला हाल हो जाता, इसका भी यही सारा कुछ। आप हम एमबीबीएस में पीछे क्यों रह गए हैं। कुछ लोग डॉक्टर्स हैं, जब उनसे बात हुई कहते हैं कि हमें आज भी वही पुराने तरीकों से पढ़ाया जाता है, वही पुरानी मशीनें पड़ी हुई हैं हमारे हॉस्पिटल्स के अंदर, वही पुराने तरीके इस्तेमाल होते हैं, लोग एआई के जमाने में पहुंच चुके हैं। तो ये प्रॉब्लम, आपको पता है हमारे सिलेबस में एआई भी आ चुका है, हमारे सिलेबस में है। तो दुनिया के अंदर जैसी चेंज आती है ना, आई कैप फौरन अडॉप्ट कर लेता है। तो हम जहां पर भी जाए ना, तो हम लोगों से एडवांस होते हैं, बाकी स्टडी हमारी एडवांस नहीं करते लोग। आप इमेजिन करें, जो अकाउंटिंग की बुक है ना, कि मुझे लगता है मेरे दादा ने भी पढ़ी होगी तो वही बुक पढ़ी होगी, और आज जो लोग पढ़ रहे हैं वो भी वही बुक है सोहेल अफजल की। हमारे पूरे आईकॉम बीकॉम के अंदर किताबें सिर्फ 2 हैं, एक एमए घनी की पहले पढ़ाई जाती थी, और बाद में सोहेल अफजल की पढ़ाई जाती है। और जो चीजें दुनिया में पढ़ी जाती थी आज भी वही पढ़ी जा रही। तो इसलिए हम स्टडी में बहुत पीछे रह गए।
तो सीए के बारे में लोग जो कहते हैं कि आयते सीए की खत्म हो जाएगा, खत्म होगा, सीए कभी नहीं खत्म हो सकता। सीए की डिमांड पहले से बढ़ती जाएगी, कम नहीं होगी। हर चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिमांड बढ़ेगी। आप लोगों ने, अगर आपका कोई जानने वाला सीए के अंदर है, सीए क्वालिफाइड है या उसका सीए इंटर कंप्लीट है, वो कोई भी एक बच्चा भी बेरोजगार नहीं। मैक्सिमम अगर वो बेरोजगार रह सकता है ना, मैक्सिमम वो 3 से 4 महीने। वो भी क्यों? वो अपनी मर्जी की जॉब चाह रहा होता। इसके अलावा यहां बेरोजगारी 0 है। एक इश्यू आया हुआ है बट वो अब रिजॉल्व होना शुरू हो गया। वो याद ये था कि जब सीए इंटर हो जाता है ना तो हमारे आर्टिकल स्टार्ट होते हैं। उनमें थोड़ी सी परेशानी बच्चों को आ रही थी कि उनको आर्टिकल जल्दी नहीं मिल रहे थे। ये एक वजह थी। लेकिन वो भी एक पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा क्राइसिस आ गया था। ये जो कोविड-19 के अंदर बहुत सारी कंपनियां बंद हो गई। फिर उसके बाद पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई किसी को गालियां दे रहा है। वो सारा एक सिस्टम खराब हुआ था। अब थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ तो रही है। अल्लाह मालिक है कि बस ये हर हुकूमत 5 साल पूरी करके जाए, जो भी आए 5 साल पूरी करे तो फिर स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो ये मसले अब काफी हद तक कम होना शुरू हो गए। अदरवाइज सीए एक मॉडर्न स्टडी है और ये आपको हमेशा अपडेट रखती है। अब आप ये देखिए, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें इस्लामिक स्टैंडर्ड बढ़ाए जाते हैं। मतलब इस्लाम के भी अब अकाउंटिंग के अंदर स्टैंडर्ड आए हुए हैं, तो वो पाकिस्तान में पढ़ाए जाते हैं, बल्कि पाकिस्तान में इंप्लीमेंट भी है। और पाकिस्तान के अंदर इस्लामिक बैंकिंग भी स्टार्ट हो गई है। तो ये सारा चार्टर्ड अकाउंटेंट को जाता है। अभी तो थोड़ी सी गवर्नमेंट सपोर्ट करे ना चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, तो ये तो बहुत ज्यादा आगे, बल्कि ये नहीं सपोर्ट करते। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को चाहिए कि थोड़ी गवर्नमेंट की सपोर्ट करे, थोड़े से उनके लॉ बनाने में हेल्प करे, टैक्स के लॉ बनाने में हेल्प करे, या काफी टैक्स यानी हेल्प करे, तो इनके बहुत अच्छे कानून बन। चले जी, हमने अभी मोड्स ऑफ बिजनेस शुरू किया, तो ये सब कुछ था सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब हम शुरू करने जा रहे हैं आपकी किताबों के लिए, आपके एग्जाम्स के लिए चीज। अभी भी जो मैं आपको पढ़ाऊंगा इसे कहते हैं बेसिक जनरल टर्म्स, नॉट स्पेसिफिक। सिर्फ अंडरस्टैंडिंग, याद कुछ भी नहीं करना। जैसे मैं आपको बता रहा हूं वैसे ही सुनूंगा। आप उर्दू में बताओ, पंजाबी में बताओ, जिस लैंग्वेज में मर्जी बताओ, बात सही बतानी है बस। हम पढ़ने जा रहे हैं, हमने जो रिकॉर्ड रखना है ना, 2-3 तरीकों से सोच रहे हैं। एक लफ्ज पढ़ने जा रहे हैं, कैपिटल। ये कैपिटल का एक लफ्ज भी है। दूसरे लफ्जों में एक छोटी सी बात बताता हूं। आप लोग ना अपना स्टडी का खर्चा लिखते हो कहीं, अगर मैं आपसे पूछूं ना हाँ जी आपका कितना खर्चा हुआ है, तो आप वो कॉपी उठाओगे, उससे ऊपर देकर बता दोगे, राइट? इससे हम कोई अच्छा नाम बोले तो क्या बोलोगे? रिकॉर्ड भी कह सकते हो, इसे खाता भी कह सकते हो। क्या? मेरी स्टडी का ये खाता है जहां पे मेरा खर्चा हुआ है। अब इसे अकाउंट भी कह सकते हो। क्या? अकाउंट भी कह सकते हो। तो कैपिटल एक अकाउंट भी है, मतलब एक खाता भी है और एक लफ्ज का मतलब भी है। अब कैपिटल होता क्या है, इसका मतलब क्या कह सकते हो आप? कैपिटल एक, ओके, गुड। आप बताएं कैपिटल का मतलब क्या जानते हो? बहुत ज्यादा बड़ा। और कोई लफ्ज? एक मिनट आ रहा हूं, सबकी तरफ आऊं। आप बताएं। सॉरी, ऊपर सेंटर। हाँ जी, इन्वेस्टमेंट। लास्ट मैन, सॉरी, कंप्रीहेंसिव। सर इसकी लाइफ मोर देन 1 ईयर होती है। लाइफ मोर देन 1 ईयर होती है। इन्वेस्टमेंट। लास्ट बचे। कैपिटल का मतलब कोई भी बता दो जो आपको पता है। सरमाया। आपने क्या किया पहले? आईकॉम। आप बताएं कैपिटल का मतलब क्या जानते हो आप? वो पीछे जो आपके बैठे मेन। अच्छा, किसी ने दारुल हुकूमत नहीं कहा? कैपिटल दारुल हुकूमत को भी कहते हैं। जैसे पाकिस्तान का कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद।
लाहौर का कैपिटल क्या है, सॉरी पंजाब का कैपिटल क्या है, लाहौर। तो कैपिटल दारुल हुकूमत को भी कहते हैं। कैपिटल अल्फाबेट्स वो बड़े एबीसी, कैपिटल बड़े को भी कहते हैं। अब सेम स्पेलिंग है, मतलब चेंज है। अकाउंटिंग के अंदर कैपिटल कहते हैं सरमाए को, अकाउंटिंग के अंदर कैपिटल कहते हैं सरमाए को। अब मसला अगला, सरमाया किसे कहते हैं आप बताएं? पैसों को सरमाया कहते हैं। इन्वेस्टमेंट। अब सुने, सरमाया किसे कहते हैं? पैसों को सरमाया नहीं कहते, पैसों को तो कैश कहते हैं। इन्वेस्टमेंट। सरमाया या कैपिटल कहते हैं जितना पैसा आपका बिजनेस पे आपने लगाया है उसे कैपिटल कहते हैं। इन्वेस्ट किया। जितना पैसा आप बिजनेस पे लगाते हो उसे क्या बोलते हैं? कैपिटल। कैपिटल। अब अकाउंटिंग के अंदर कैपिटल किसे कहते हैं? जो पैसा बिजनेस में लगाया जाए, जो पैसे से बिजनेस शुरू किया जाए उसे क्या बोलेंगे? कैपिटल, सरमाया, इन्वेस्टमेंट। अब इसके भी मतलब है, आप कोई बिजनेस करते हो, आप अपना बिजनेस करते हो, कोई कपड़े का, कोई जूतों का, कोई स्टेशनरी का, हर बंदा अपना अपना बिजनेस करता है। एक अच्छा बिजनेसमैन वो होगा जितना पैसा वो लगाएगा बिजनेस में, क्या उसका रिकॉर्ड रखेगा या नहीं? उस रिकॉर्ड को बोलेंगे कैपिटल अकाउंट। क्या बोलेंगे? कैपिटल अकाउंट। वो जितना जितना पैसा अपनी जेब से बिजनेस पे लगाई जाएगा वो लिखता रहेगा, और किस रजिस्टर पे लिखेगा, उस रजिस्टर का नाम क्या है? कैपिटल। उसे क्या बोलेगा? कैपिटल अकाउंट। अब ये हुआ क्या, अगर सपोज दैट आप एक बंदे के पास जाते हो, वो यार आपने कितना पैसा लगाया है अपने बिजनेस पे? वो कहता है यार मैंने 10 लाख लगाया, ये कैपिटल है। दूसरा बंदा कहता है मैंने 5 लाख लगाया, ये कैपिटल है। तो कैपिटल क्या हुआ? बिजनेस पे जो पैसा लगाया जाए। और कैपिटल अकाउंट क्या हुआ? जो उसका हिसाब रख ले। कैपिटल क्या है? जो पैसा बिजनेस पे लगा। और कैपिटल अकाउंट क्या है? जितना लगा उसको लिख लेना। तो इसकी डेफिनेशन हम लिखने लगे हैं, इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर। जो मालिक बिजनेस में पैसा लगाता है उसे अंग्रेजी में क्या लिखते हैं? इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर इन फॉर्म ऑफ कैश या अदर देन कैश। लिख लो कैपिटल की डेफिनेशन क्या है। ये डेफिनेशन नहीं है, ये जनरल बातें हैं, बस इनका मतलब लिखवा रहा हूं, डेफिनेशन एंड पे पढ़ेंगे। इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर इन फॉर्म ऑफ कैश या अदर देन कैश। इन फॉर्म ऑफ कैश या आपने 5 लाख बिजनेस में लगाया, कैपिटल है। और लिखेंगे कहां पे? कैपिटल अकाउंट में। लिखेंगे कहां? कैपिटल अकाउंट में। अच्छा, अदर देन कैश की कोई एग्जांपल दे सकता है? टाइम, वक्त, फर्नीचर। मशीन, फर्नीचर, सर मेहनत, चेक। मेहनत, चेक। वक्त इन्वेस्ट करता हूं। और वक्त को छोड़ो यार, अभी लैपटॉप। लैपटॉप। अब ओरिजिनल मतलब देखो, ओरिजिनल कोई कारोबार बना ही लेते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कारोबार तो आपने करना ही करना है। हमारे दिमाग में अब कारोबार ही रहना चाहिए। किसका कारोबार करें? कपड़े का? कपड़े किसका? पेंसिल के करते हैं। बड़े हो, बड़ा सोचो, ठीक है। वैसे भी कपड़े के कारोबार में बरकत भी है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिजनेस भी है, तो वही करते हैं। हम कपड़े का बिजनेस करते हैं, ठीक है। अभी छोटे लेवल पे कर लेते हैं, क्योंकि अभी आपको इतना ही पता होगा। मैंने बड़ी फैक्ट्री बना ली तो फिर कहीं मसला ना आ जाए, कोई वो चीजें फिर मैनेज ना हो, तो बनाएंगे सही। तकरीबन हमारा साल या 1.5 साल का ताल्लुक है। फैक्ट्री बनाएंगे, फैक्ट्रियां बनाएंगे, बिगाड़ेंगे भी सही, लोगों चोरियां भी करवाएंगे, आग भी लगाएंगे फैक्ट्री के अंदर, सब कुछ करना है। लेकिन सब कुछ दिमागी तौर पर। हवाई कपड़े का हमारा बिजनेस है। हमने क्या किया? बिजनेस शुरू करने लगे। हमने कुछ 10-1 लाख रुपए इकट्ठा किया, एक जगह रेंट पे ले ली, दुकान बना ली, वहां अलमारियां वगैरह लगा दी। अब ये जो अलमारियां वगैरह लगा रहे हैं ना, उसी 10 लाख से लगा रहे हैं।
अब ये ना कहना कि दोबारा अलमारी कैपिटल है, कैपिटल क्या है 10 लाख, अब वो 10 लाख जो इस्तेमाल हो रहा है वो सारा कैपिटल है, हमने कपड़ा लाकर रख दिया, सारा कुछ ओके हो गया, डन। अब गाहक भी आना शुरू हो गया, गर्मी बहुत पड़ रही थी, एसी की जरूरत थी, लेकिन हमने सारा पैसा लगा दिया, अभी हमारे पैसे खत्म हो गए। हमने कहा यार घर में 2 एसी लगे हुए हैं, एक एसी उतारते हैं अपने बिजनेस में लगा देते हैं या दुकान पे लगा देते हैं। अब ये जो एसी था ये बिजनेस का था या ओनर का था? अब ओनर ने अपना एसी आकर किस में लगा दिया? बिजनेस में। ये भी कैपिटल, पहले पैसा लगाया था बिजनेस में, अब एसी लेकर आ रहा है, तो ये एसी अदर देन कैश कैपिटल है, ये भी कैपिटल। फिर एक और एग्जांपल देता हूं, हमने देखा कि ठीक है काम चल गया, एसी भी लग गया, हमने देखा कि अभी हमने ना कारपेट तो बिछा दिया है, लेकिन कस्टमर्स के साथ ना, जैसे खवातीन के साथ कुछ मेल भी आते हैं और वो खड़े रहते हैं बेचारे, थक जाते हैं, हमने अभी पैसा नहीं है, पैसे की कमी है, घर में कुछ चेयर्स पड़ी थी 4-5, वो उठाकर हमने बिजनेस में रख दी, वो भी बिजनेस को अता कर दी, ये भी कैपिटल है। तो कैपिटल फिर हुआ क्या? हर वो चीज जो ओनर बिजनेस में लेकर आ जाए उसे क्या बोलेंगे? चाहे वो कैश हो या अदर देन कैश। आई तो वो भी कैश ही है, लेकिन जब भी आई है वो चीज, नहीं, जब वो तब आई थी ना, अभी तो नहीं आई ना, अभी तो आपने फर्नीचर ही रखा है ना, आपने बिजनेस को कैश दिया या फर्नीचर दिया? 10 लाख कैश दिया था तो उसको हमने क्या बोला? कैश। एसी दिया तो एसी, फर्नीचर दिया तो फर्नीचर, ये अदर देन कैश दिया। बिजनेसमैन ने, ओनर ने बिजनेस को किस हालत में चीज दे रहा है? वो चाहे कैश में आई हो, चोरी करके लाया हो, जहां मर्जी लाया से लाया हो, ठीक है, बात समझ लगी? तो अगर बेच कर दिया कोई चीज़, हाँ, बेच कर देगा कैश तो वो कैश वो कैश की फॉर्म में कैपिटल आ जाएगा। तो कैपिटल क्या हुआ? इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर्स इन फॉर्म ऑफ कैश या अदर देन कैश। अब कैपिटल हो गया, अब जाहिर सी बात है वो क्या करेगा? पहले लिखेगा यार मैंने 10 लाख रुपया बिजनेस में लगाया, ये कैपिटल कहां लिख कहां रहा है? कैपिटल अकाउंट में। मैंने एक एसी अपने बिजनेस में लिखा, इतने की कीमत थी उसकी, ये किस में लिख रहा है? कैपिटल अकाउंट में। 4 कुर्सियां दी उसकी, ये कीमत थी, किस में लिख रहा है? कैपिटल अकाउंट में। रिकॉर्ड रखना अकाउंट, और वो है क्या चीज? कैपिटल। अब अगला लफ्ज सीखना है हमने, ड्राइंग्स। क्या सीखना है लफ्ज? ड्राइंग्स। लफ्ज ड्राइंग्स का मतलब है ओनर बिजनेस में से कुछ निकाल ले अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए। बिजनेस के लिए बिजनेस का पैसा लगे, वो ड्राइंग्स नहीं है। ओनर बिजनेस में कुछ लगाए तो कैपिटल, और बिजनेस से अपनी जात के लिए कुछ निकाले तो ड्राइंग्स। एग्जांपल भी दे सकते हो? अच्छा, सपोज पहली बात, क्या ओनर अपनी जात पर बिजनेस का पैसा लगा? अब बिजनेस की शेयर होगी ना, कपड़ा बिकेगा, वो जो कपड़ा बेच के पैसा आएगा वो बिजनेस का पैसा है। किसका पैसा है? अब वो पैसा अगर ये बंदा मालिक अपनी जात पे खर्च कर ले, मतलब घर का बिजली का बिल पे कर दे, घर के बच्चों की स्कूल फीस दे दे, अपनी जात के लिए बिजनेस का पैसा निकाल ले बिजनेस में से, तो उसे क्या बोला जाता है? ड्राइंग्स। वो कैश निकाले या कुछ और निकाले, क्या कहलाएगा? ड्राइंग्स। अच्छा, अपनी जात में क्या किया आएगा? सिर्फ अपने लिए या अपनी पूरी फैमिली के लिए, दोस्तों के लिए, जिसके लिए मर्जी, सब के लिए, क्योंकि बीवी भी जात ही होती है, बच्चे भी, मां बाप भी, दोस्त बाप भी। बिजनेस के अलावा आपने अगर बिजनेस के लिए बिजनेस का पैसा बिजनेस पे लगाओ, ये ड्राइंग्स नहीं होगा। ड्राइंग्स कब होगा? बिजनेस का पैसा अपनी जात के लिए, अदर देन बिजनेस पर्पस के लिए। बिजनेस के मकसद से हट के पैसा लगाओगे तो उसे क्या बोलेंगे? ड्राइंग्स। क्या इसका रिकॉर्ड रखना जरूरी है, यानी कि बिजनेस का पैसा मैंने इतना अपने लिए निकाला, जरूरी है। और इसको जिसमें रिकॉर्ड करेंगे उसे क्या बोलेंगे? ड्राइंग्स अकाउंट। क्या बोलेंगे? ड्राइंग्स कहते किसे हैं और उसको लिखना कहां पर है? अब ड्राइंग्स है एनीथिंग, कुछ भी, एनीथिंग विदड्रॉल
फ्रॉम द बिजनेस by the owner for पर्सनल या प्राइवेट यूज, पर्सनल या प्राइवेट यूज। लेकिन हमारे पास कपड़े का हम कर रहे हैं जी। अगर हम कपड़े को अपने लिए इस्तेमाल करें ड्राइंग्स है, बिल्कुल ड्राइंग्स आएगा। आपने अपनी दुकान से कपड़ा निकाला और अपने लिए सिलवा दिया, बच्चों के लिए सिलवा दिया, तो वो भी ड्राइंग्स है। और जो चीजें हैं जो पर्सनल भी इस्तेमाल हो सकती है बिजनेस में भी, जैसे गाड़ी है। हाँ, उसको भी हम पढ़ेंगे डिटेल में, उसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी छोटी बातें करते हैं, पूरी बात करते हैं जो क्लियर है। सर प्रॉफिट ड्राइंग में आएगा? नहीं, प्रॉफिट ड्राइंग में थोड़ी आएगा। प्रॉफिट निकालोगे तो ड्राइंग में आएगा। प्रॉफिट बिजनेस का बिजनेस में रहने दोगे, बिजनेस के अकाउंट में रहेगा तो ड्राइंग नहीं होगा। प्रॉफिट निकालोगे तो ड्राइंग बनेगा। जब तक बिजनेस से कुछ चीज निकालोगे नहीं, ड्राइंग नहीं बोली जाएगी। आपका सवाल? जो एसी लगाया था अगर उसको उतार के वापस कर देंगे? बताने लगा हूं उसे, अभी आप ऐसे ही उतार के वापस ले जाते हैं। अगर लफ्ज मैंने क्या लिखवाया है इधर, एनीथिंग। अब अज्यूम करते हैं, आपका नाम क्या? शहीर। शर्जील? शहीर। शहीर। सपोज दैट शहीर भाई ने कपड़े की दुकान है। अब ये बैठे हैं ठाट बाट के सब, 2 एसी लगे हुए हैं, टांग पे टांग रखकर बैठे हैं, और घर में एक भी एसी नहीं। इसकी इंशाल्लाह बीवी आई। इंशाल्लाह का मतलब है कि अभी जो बनेगी वो आई। उसने जाकर देखा कि शहीद साहब तो टांग पे टांग रखकर, हम उधर घर में उबल रहे हैं गर्मियों से, यहां पर 2 एसी लगा के बैठे हैं। उसने 2-4 सुनाई और कहा कि कम अज कम शर्म करो, एक एसी तो उतार के घर लगा दो। अब ये जो एसी बिजनेस का था वो, क्योंकि जब आपने कैपिटल कह दिया वो बिजनेस का बन गया, तो आपने एसी उतार के घर लेकर गए तो ड्राइंग्स है। अगर सपोज दैट वो चेयर्स आपने नहीं ले दी और वापस लेकर गए तब ड्राइंग्स है। जब लाए थे तो कैपिटल था, वापस अपने लिए निकालोगे, बेच दोगे तो ड्राइंग्स नहीं होगा। वापस अपनी जात और पर्सनल यूज के लिए लेकर जाओगे तो क्या कहलाएगा? ड्राइंग्स कहलाएगा। सपोज दैट आपके पास कोई छोटे होते एक हमसाई खेलती थी आपके साथ बचपन में, वो आ गई दुकान पे, तो आपने कहा कि अच्छा छोटे होते की सच्चा प्यार, इसने एक सूट दे दिया कि जाओ ऐश करो। ये भी ड्राइंग्स है। मतलब ये बिजनेस पर्पस था ही नहीं, ये जो सच्चा प्यार था। तो मतलब कुछ भी आप अपने बिजनेस से निकाल लेते हो ना अपने पर्सनल या प्राइवेट यूज के लिए। ये पर्सनल था या प्राइवेट था? ये प्राइवेट था। वो जो एसी लेकर गई थी वो पर्सनल था, ये प्राइवेट था। अब तो बिजनेस में से कुछ निकाल लो तो ड्राइंग्स, बिजनेस में कुछ ले आए मालिक तो कैपिटल। और इसका रिकॉर्ड, ये तो है इलीगल एक्टिविटी, क्योंकि रिकॉर्ड तो पकड़ा जाएगा, फिर तो मैनेज करना पड़ेगा, कि एडजस्ट करना पड़ेगा। तीसरी टर्म और लास्ट टर्म आज की, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। अच्छा, आप अकाउंट बना रहे हो ना, क्या एक कैपिटल का अकाउंट बनाया हुआ है आपने, उसमें क्या क्या लिखोगे? जो जो पैसा, इनकम नहीं लिखेंगे, जो जो पैसा ऑनर ने अपने बिजनेस पे लगा रहा है या अदर देन कैश लगा रहा है, वो उसका रिकॉर्ड भी रख रहा है, और जो जो बिजनेस से निकाल रहा है उसका भी रिकॉर्ड रख रहा है। अब एक बात मैं कहता हूं कि क्या ऐसा हो सकता है कि बिजनेस ओनर ने अपना घर का बिजली का बिल पे किया, घर का बिजली का बिल पे किया अपने ही पैसों से, पर्सनल पैसों से, आकर बिजनेस के किसी अकाउंट में लिख दिया, क्या इसको इजाजत है या नहीं? तो इजाजत नहीं है। बिजनेस एक अलग जात है, बिजनेस अलग एंटिटी है, आइडेंटिटी है। बिजनेस और ओनर अलग अलग है। बिजनेस के अकाउंट्स के अंदर जहां लिखते हो वहां पर कोई भी ओनर अपनी पर्सनल चीज नहीं लिख सकता। मतलब अपने घर के सारे खर्चे अगर बिजनेस से लेगा तो ड्राइंग्स के नाम से ले जाएगा,
ऐसे नहीं बगैर पूछे ले जाएगा, वो रिकॉर्ड करके जाएगा। तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट का एक दूसरा नाम है सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब है ऑल इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शन, all events and transactions of a business are separate from its owner। इसका मतलब सुन लें, बिजनेस अलग है, ऑनर अलग है। इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शन का मतलब है लेन देन, बिजनेस के लेन देन अलग, ऑनर के लेन देन अलग। एक सबसे बेस्ट एग्जांपल देने लगा, मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी थी। आपने इस बिल्ड यानी कॉलेज का मालिक है ना, उनका नाम है सैयद नवीद हसन। आपने फीस कैप्स को दिया या नवीद हसन सैयद को दिया? कैप्स को। आपका ताल्लुक कैप्स के साथ है या सैयद नवीद हसन के साथ है? कैप्स के साथ। कैप्स एक खुद नाम है, कैप्स एक एंटिटी है और वो सैयद नवीद हसन से अलग है, ये दोनों सेपरेट है। कैप्स के लेन देन आपके साथ हैं, उनके लेन देन अपने, कैप्स के लेन देन अपने। आपने कैप्स को फीस दिया, कैप्स ने ही आपको टीचिंग देनी है, कैप्स ने आपका सारा काम करना है। सारा स्टाफ छोड़ के चला जाए, कैप्स की जिम्मेदारी है कि वो नया स्टाफ आपको अरेंज करके दे। तो सारे अब कैप्स के जो अकाउंट्स होंगे, मिसाल के तौर पर कैप्स का बिजली का बिल आता होगा, वो कैप्स अपने अकाउंट में लिखेगा। कैप्स की फीस उसमें जा रही है, सैलरीज जा रही होगी, कैप्स फीस से ले रहा है, सब कुछ किसके अकाउंट में आएगा? कैप्स के अकाउंट में। अब सैयद नवीद हसन के बिजली, अपना घर का बिजली का बिल आता होगा। अब अगर वो ये कहे कि यार वो मैनेजर को फोन करता है, यार बिजली का बिल घर का पे कर देना, वो पे तो कर देगा, लेकिन वो ड्राइंग्स होंगी। भला क्यों? बिजनेस का पैसा उनकी जात पे इस्तेमाल हो गया। तो जब बिजनेस का पैसा उसके यूज के लिए चला जाएगा, ऑनर के यूज के लिए, तो उसे क्या बोला जाएगा? ड्राइंग्स। अब अगली बात सुनिए, इस बिल्डिंग का बिल पे किया तो क्या ये भी ड्राइंग्स होगा? कैप्स ने इस बिल्डिंग का बिजली का बिल पे किया, वो ड्राइंग्स नहीं होगा, उसे बोलेंगे बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल के नाम से लिखा जाएगा। और अगर वो उसके घर का बिल पे होगा, मालिक के घर का बिल पे होगा, तो उसे बिल नहीं बोला जाएगा, उसे ड्राइंग्स बोला जाएगा। इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि लॉ ने कहा है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि मालिक और बिजनेस, उनकी ट्रांजैक्शन आपने अलग अलग रखनी, इकट्ठी ट्रांजैक्शन। ऐसा क्यों कहा गया? पहले नहीं होता था। पहले होता था प्रॉफिट आता था, यानी प्रॉफिट कैसे आता था? सारी इनकम माइनस खर्चे, बच जाता था प्रॉफिट। अब लोग क्या करते थे? अपने घर के खर्चे भी नीचे ऐड करते थे और प्रॉफिट नील कर देते थे ताकि हमें टैक्स से बच जाए। वो खर्चे, बिजली का बिल डाल देते थे, रेंट डाल देते थे, हमें फजूल चीजें भी डाल देते थे, तो प्रॉफिट क्या हो जाता था? जीरो। टैक्स वाले आते थे बेचारे, वो कहते थे हमारा प्रॉफिट ही नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि भाई नहीं, घर की हर चीज सेपरेट करो। वो आपने बिजनेस के खातों में, बिजनेस के खाते जब देखे जाएंगे ना, उसमें घर की जो जो चीज उन्होंने लिखी होगी निकाल दी जाएगी, फिर प्रॉफिट के ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। तो हमने अभी जो पढ़ा वो क्या क्या पढ़ा? पहले हमने सीखा एंटिटी, ट्रेडिंग, नॉन ट्रेडिंग, फिर उनके मॉडल्स ऑफ बिजनेस सीखे, फिर हमने सिर्फ 3 चीजें सीखी हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, एक कैपिटल, एक ड्राइंग्स और एक बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ठीक है, कल इंशाल्लाह हम 4-5 कुछ और सीखेंगे, बल्कि कल और परसों। कल क्लास है फिर या नहीं है? कल है। पूछ लिया था? चलिए, नहीं स्केड्यूल में तो है, बट मैनेजमेंट ने मुझसे